हेलो फ्रेंड्स, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो क्रॉनिकलर्स थे, क्रॉनिकल राइटर्स, ऑथर्स ऑफ द क्रॉनिकल्स, इतिवृत्तों के लेखक, उन्होंने मुगल साम्राज्य को, मुगल बादशाह को किस प्रकार से प्रस्तुत करने के प्रयास किए। They depicted the Mughal rule as an ideal kingdom in their chronicles. जो इतिवृत्त उन्होंने लिखे उसमें मुगल राज्य या मुगल साम्राज्य को एक आदर्श। आइए देखें इसको किन किन तरीकों से साबित करने या प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। उसमें पहला जो विचार है जिसे हम समझेंगे इस वीडियो लेसन में, दैट इज द राइटर्स ऑफ द क्रॉनिकल्स tried to show that the Mughal rulers are being guided by the divine light. जो ईश्वर ने प्रकाश भेजा है उस प्रकाश से गाइड होकर मुगल बादशाह काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं। इस तरह से इतिवृत्तों में प्रस्तुत किया गया मुगल किंगडम को। अगली विचार जो हमने जाननी है दैट इज सुलह ए कुल। इसके लिए एक अलग वीडियो लेसन होगा, इसीलिए उसमें विस्तार से समझाएंगे। और तीसरा विचार जो हमने जानना है जस्ट सॉवरेनिटी, न्यायपूर्ण संप्रभुता, इसके लिए भी एक अलग वीडियो लेसन डेवलप किया गया है। तो आइए अभी पहले विचार को समझते हैं कि व्हाट वाज द आइडिया और आइडियल ऑफ द डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट या एक दिव्य प्रकाश एक ऐसा विचार है जो लेखकों ने प्रस्तुत किया, जिसमें ये दिखाया कि जो मुगल बादशाह हैं उनकी जो पावर है दैट हैज कम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। और इस विचार को कहां से उन्होंने उठाया? इस विचार को उठाया एक किंवदंती, एक लेजेंड जो कि मंगोल से जुड़ी है। मंगोल लेजेंड ये है कि एक मंगोल क्वीन जिसका नाम था अलेंकुआ, जिसे मंगोल भाषा में एलेनगुआ भी कहते हैं, was impregnated by a ray of sunshine। एक सूर्य की किरण द्वारा गर्भवती हुई जब वो अपने टेंट में आराम कर रही थी। और उसके बाद जो संतान हुई एलेनकुआ की, उस संतान में ये डिवाइन लाइट पास हुई, यानी वो प्रकाश आया। और इसको माना गया कि भाई ईश्वर ने इस बच्चे को एक गाइडेंस दी है प्रकाश के माध्यम से, लाइट के माध्यम से, और ये प्रकाश जनरेशन टू जनरेशन पास होता आ रहा है। और मुगल बादशाहों में भी ये प्रकाश है या आया है, ऐसा क्रॉनिकलर्स जो लेखक थे इतिवृत्तों के, उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और चित्रों के माध्यम से भी ऐसा ही दिखाने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं बादशाह के चारों तरफ एक हेलो बनाया है। ये हेलो या आभा मंडल या प्रकाश मंडल जिसे आप कह सकते हैं, ये इसी डिवाइन लाइट के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। यहां भी आप देख सकते हैं एक लाइट जो है बादशाह के ठीक सिर के ऊपर, जो कि बादशाह को गाइड कर रही है। इस प्रकार का एक डिपिक्शन इसमें है। हिंदी वाले बच्चे भी इसे ध्यान से देख लें, इस पूरी स्लाइड को। So let's proceed. ये मंगोलियन जो फोकलोर है या किंवदंती है, उसी की कहानियों की कुछ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह की मिलती जुलती कहानी आपने भी बचपन में पढ़ी होगी। मंगोल स्टोरी ये है कि एक लेडी, एक क्वीन जिसके 5 बेटे थे, 1 2 3 4 5, उसने अपने बेटों को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए एक एक तीर दिया और कहा कि इसने तोड़ के दिखाइए। बेटों ने एक एक जो सिंगल तीर था, एरो था, उसे तोड़ दिया। फिर इस लेडी ने एलेंगुआ, जिसका नाम एलेंगुआ या एलेंकुआ, जो भी आप इसको पुकारें, प्रोनाउंस करें, इन तीरों को एक साथ बांध दिया और फिर दोबारा इन बेटों को दिया कि भाई अब तोड़ कर दिखाओ। तो एक तरह से एक लेसन, एक मॉरल अपने बेटों को दिया इस किंवदंती में कि आप इकट्ठा रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता या नहीं तोड़ सकता। सो सेम एलेंगुआ की स्टोरी लाइन
मुगल क्रॉनिकलर्स ने अपने क्रॉनिकल्स में दिखाई है, और ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये वही क्वीन है जिसमें जिसे रे ऑफ सनलाइट ने इम्प्रेग्नेट किया था, और वो दिव्य प्रकाश फिर इसी तरह से मुगल्स में भी पहुंचा है। मूर्तियां भी बनी हैं मंगोलिया में, ठीक उसी स्टोरी को रीलिव करने के लिए। 5 बेटे, 5 तीर और एक साथ रहना। आइए टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी जान लें डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट क्रॉनिकलर्स ने किस तरह डेवलप किया, कौन इसके पीछे था। अबुल फजल, दरबार के इतिहासकार, अकबरनामा के लेखक, उन्होंने मुगल किंगशिप को सबसे ऊंचे स्थान पर दर्शाया है अपने क्रॉनिकल्स में कि भाई बादशाह सलामत जो हैं उन्हें ये प्रकाश मिला है गॉड से। इस विचार को कहा गया फर्रे इजादी, हिंदी में भी यही है। और अबुल फजल जिनसे प्रभावित थे वो थे एक ईरान के सूफी विचारक जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, और उन्होंने इस विचार को सबसे पहले डेवलप किया था। और ये हम जानते हैं कि मुगल्स जो थे वो टर्किश ओरिजिन के तो थे, लेकिन जो फारस था या ईरान था, फारसी परंपराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अपने दरबार में भी काफ़ी हाई पोजीशंस पर ईरानियों को रखा था, और ईरान या फारस के संग संबंध बनाए रखते थे। तो जाहिर सी बात है ईरानियन जो सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे, उनके इस विचार फर्रे इजादी के विचार को भी अबुल फजल ने टेकअप किया, स्पेशली अकबर को इतना ऊंची पोजीशन में दिखाने के लिए। और ये विचार क्या था फर्रे इजादी का विचार? विचार ये था कि देयर वाज अ हायरार्की, मतलब पोजीशन है, ऊंचा, फिर उससे थोड़ा नीचा, फिर उससे थोड़ा नीचा, फिर उससे नीचा, फिर नीचे, फिर सबसे नीचे। तो इस हायरार्की में जो डिवाइन लाइट है, जो गॉड प्रकाश के रूप में गाइडेंस भेज रहे हैं, इट वाज ट्रांसमिटेड टू द किंग, ये बादशाह तक आती है, हु देन became the source of spiritual guidance for his subjects. Subjects means प्रजा। भाई जब ईश्वर ने ही वो लाइट बादशाह को दी है, तो अब वो बादशाह अपनी पूरी प्रजा का, जिसमें अमीर भी शामिल हैं, गरीब भी हैं, ऊंची पोजीशन वाले भी हैं, आम इंसान भी हैं, उन सब के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड बने, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। धर्म, ईश्वर और इस तरह के जो भी विचार हैं उसमें बादशाह के गाइडेंस को बाकी लोग फॉलो करें। आइए इस तस्वीर के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये अबुल हसन द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है जिसमें जहांगीर को बड़े रेस्प्लेंडेंट, चमकीले शाही वस्त्रों में दिखाया गया है, ज्वेल्स भी पहने हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन उसने एक पोर्ट्रेट पकड़ा है फादर अकबर का। दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ अकबर। अब गौर कीजिए, यहां भी एक हेलो दिखाया है, डिवाइन लाइट, यहां भी डिवाइन लाइट दिखाया है। फिर उसी विचार को ये पेंटर भी मजबूत करना चाहते थे कि भाई बादशाहों के पास ये गाइडेंस गॉड ने भेजी है, इस डिवाइन लाइट उनको मिली है। तो अकबर को व्हाइट क्लॉथ्स में इसलिए दिखाया है क्योंकि उनका जुड़ाव सूफी ट्रेडिशंस के संग दिखाया जा सके। और अकबर के हाथ में एक ये ग्लोब है जो सिंबल है, प्रतीक है डायनेस्टिक अथॉरिटी। डायनेस्टी मतलब खानदान, वंश। फ्रॉम फादर टू सन, दिस अथॉरिटी, दिस किंगशिप, दिस पावर पासेस ऑन। इस चित्र के माध्यम से ये भी दिखाया है, लेकिन साथ ही ये जो आभा मंडल, प्रकाश मंडल, हेलो है, इसके जरिए डिवाइन लाइट के कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करने की कोशिश की गई है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देख लें, जो ऑलरेडी इंग्लिश में समझाया है, दैट इज द सेम थिंग। ग्लोब, वंशवादी अधिकार का प्रतीक। यह आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक स्नैपशॉट है
इसको आप आराम से इस स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये विचार मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। One more thing to be discussed here is regarding whether there was any law of succession. क्या ऐसा कोई कानून था जिसमें निश्चित किया गया हो कि बादशाह के बाद उसका कौन सा बेटा सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, तख्त नशीन होगा? ऐसा कोई कानून था नहीं। इसीलिए मुगल हिस्ट्री में अक्सर देखेंगे कि हर सत्ता परिवर्तन, जैसे ही बादशाह बूढ़ा होता था और गवर्नमेंट या एम्पायर बेटों में से किसी को देना होता था, तो भाइयों के बीच जबरदस्त युद्ध होता था। फ्रैट्रिसाइडल मीन्स जिसमें एक भाई दूसरे भाई की जान का, खून का प्यासा हो। और ऐसे एग्जाम्पल्स में औरंगजेब भी आता है, जिसके बारे में हिस्टोरियन से कहते हैं कि फादर शाहजहां को तो अरेस्ट करवा दिया था, ताजमहल के अपोजिट एक किले में कैद कर दिया और अपने ही एक भाई दारा शिकोह को खत्म करवा दिया था। एंड इवन अकबर्स सन, that is Jahangir, revolted against his father and he seized power and assumed the title of Jahangir. पेट नेम, निक नेम, प्यारा नाम जो दिया था वो था सलीम। शेख सलीम चिश्ती जो सूफी संत थे, उनके नाम से प्रभावित होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। उसने अपना एक टाइटल ले लिया जिसे कहते हैं जहान, पूरी दुनिया का मालिक, जहांगीर। So that we come to the end of this video lesson. Thank you very much.